हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। पिछला चैप्टर हो गया हमारे पास। पिछला चैप्टर था जी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला, वो कंप्लीट हो गया। उसके प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन थे ना, वो आपके पास मोर और लेस सारे सेम थे जैसे हमने क्लास में किए थे। नाउ आज जो हम अपने पास चैप्टर करने जा रहे हैं शुरू, दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ स्टूडेंट्स, whenever we talk about the security, because another chapter related to company accounts, whenever we talk about the securities in case of a company, we define generally, या तो हम बेटा बोलते हैं शेयर्स, या हम बेटा बोलते हैं डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, जैसे अपने पास यूज कर लेते हैं। अगर शेयर्स हो गए मालिक लोग, डिवेंचर बॉन्ड्स हो गए आउटसाइडर्स, ठीक है ना। और शेयर्स को फिर हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, या होते बेटे इक्विटी शेयर्स, या होते प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमारे पास इसमें मनी कैसे इन्वॉल्व होती है? सबसे पहले जब पैसा आप रेज करते हो, जब आपके पास पैसा इनसे आता है, शेयर होल्डर्स या डिबेंचर, तो हम बोलते हैं हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए, हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, हमने डिबेंचर्स इशू किए। और जब आप इनका पैसा रीपे करते हो, रिटर्न करते हो, तो हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में वर्ड रिडम्पशन, डिवेंचर्स में वर्ड बोलते हैं रिडम्पशन, और इक्विटी में बोलते हैं बेटा बायबैक। इक्विटी में क्या बोलते हैं? बायबैक। तो जब पैसा आता है, नॉर्मल एंट्री चलती है, बैंक टू शेयर कैपिटल है, चाहे उस स्टेजेस में मंगा ले तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल में डिवाइड हो जाता है। सेम डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स का चैप्टर आपके पास आना ही है बाद में, इसके बाद। एंड जब पैसा वापस दिया जाता है तो प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स में क्या यूज होता है? वर्ड रिडम्पशन, कि उनको रिडीम किया, उनका पैसा वापस किया। और इक्विटी में हम बोलते हैं बायबैक। बायबैक मींस हमने बोलते हैं अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीद लिए, शेयर होल्डर से वापस खरीद लिए, जिन्हें कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि वो अपने ही शेयर्स आ रहे। दैट्स व्हाई वहां पे क्या बोलते थे? बायबैक। और प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। नाउ इशू इज अ जनरल चीज जो आप प्लस 2 में करते हैं, फाउंडेशन में करते हैं, वो नॉर्मल कोर्स में भी एंट्रीज कहीं ना कहीं कभी आती रहती है आपकी, बैंक टू शेयर कैपिटल वगैरह, बैंक टू डिवेंचर्स। ये जो दोनों चैप्टर से हमारे पास ग्रुप बेटा 1 में है, और ये वाला चैप्टर आपके पास क्या जाता है ग्रुप 2 में, दैट इज बायबैक वाला। सबके लिए कंपनीज एक्ट में कुछ ना कुछ लिखा है, तो हमें अपने पास जब भी हमें बात करते हैं ऐसे चैप्टर्स की, क्योंकि कंपनी एक्ट के ऊपर ये आ रही है चीजें, तो कंपनी एक्ट का कहीं ना कहीं रोल रहता है। तो वो जो आपके पास वहां पे प्रोविजंस मेंशन कर रखी है हमारी, वो प्रोविजंस आपके पास इसमें क्या होती है? लागू हो जाती है। तो हमें उसके हिसाब से अपने पास यहाँ पे बात करनी पड़ती है। तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सो देयर इज अ सेक्शन नंबर 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच टॉक्स अबाउट द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। सेक्शन नंबर कौन सा? 55, जो किसके बारे में बताता है? प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन के बारे में। नाउ हमारे पास जो आपके पास हैंड रिटन नोट्स है, उसमें हम जरा देखते हैं अपने पास जो चीज आ रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रीपे करना कैपिटल का पैसा, किनको? प्रेफरेंस शेयर होगा, वापिस करना उनका पैसा, जैसे मैंने कहा किस पे? एट एग्री डेट। अभी हम एग्री डेट की बात करेंगे, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किए थे 100 वाला 100 पे फेस वैल्यू है, और वो तो 100 पे दिख रहे किताब में फेस वैल्यू है। अब मैं उनको देने को पार पे भी दे सकता हूं पैसा, 100 के बदले 100, या हो सकता है हम बात करेंगे प्रीमियम पे भी दे सकते हैं। डिस्काउंट की बात आती नहीं जनरली, बिकॉज डज नॉट मेक वायबल। तो आपके पास जो है हमारे पास जनरली क्या रहता है? या पार पे या प्रीमियम। तो एग्री रेट का मतलब किस पे पैसा उनका वापस किया जा रहा है। कुछ कंडीशंस है जो सेक्शन 55 बोलते हैं, कहता है एक तो ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, कि भाई एओए में आपके पास ऑथराइज होना चाहिए कि यू कैन रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर को तब तक रिडीम नहीं कर सकते जब तक वो क्या ना हो बेटा? फुली पेड अप। मतलब अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर 100 वाला है और वो 70 पेड अप है, पहले मैं प्रेफरेंस शेयर से 30 रुपए मंगाऊंगा, उसके बाद उनके 100 रुपए वापस करूंगा। कहता है पहले आपने क्या करना है? उनको फुली पेड अप करना है, उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। तो इट इज अ बेसिक थिंग जो हमें ध्यान रखनी है। नाउ मूविंग स्ट्रेट अवे, मैं अपने पास बाद में आता हूं, अभी मैं अपने पास एक अगले चार्ट पे आ रहा हूं, ये समझेंगे जरा आपके पास। दैट इज अबाउट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को एक मैंने इस पूरे चैप्टर को एक समराइज किया हुआ है इन दिस बेसिकली चार्ट, जो हमारे पास मुद्दे रहने वाले हैं। नाउ हमें ऑब्वियसली प्रेफरेंस होल्डर्स को यहां पे क्या देना है? पैसा देना है, ये बात तो क्लियर है रिडम्पशन पे। तो मुझे क्या इंश्योर करना है कि जितना मैंने उनको पैसा देना है वो मेरे पास होना चाहिए।
ऑब्वियसली जब मैंने उनको 100 के बदले लेट से 100 देने हैं या 100 के बदले 105 देने, बेटा तभी दे पाऊंगा ना 100 रुपए 105 रुपए जब खुद के पास पैसे होंगे। तो फर्स्ट टास्क मेरे लिए क्या हो गया, मनी अवेलेबिलिटी, पैसा। फर्स्ट इज द मनी अवेलेबिलिटी। अब पैसा कहां से हो सकता है, या तो पहले से बैंक में पड़ा होगा, या आप हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचोगे, हो सकता है अपने फिक्स एसेट को बेचना पड़ जाए, हो सकता है आप लोन लो बैंक से, हो सकता है आप शेयर्स इश्यू करो, हो सकता है आप डिबेंचर्स इश्यू करो। जहां मर्जी से यू हैव टू कंसीडर द मनी अवेलेबिलिटी, आपके पास पैसा आना चाहिए जिससे कि आप उनको इजीली रिडीम कर सको। बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ मनी इन योर बैंक अकाउंट, अंटिल देन आप उन तक रिडीम नहीं कर सकते। तो पैसा जहां मर्जी से आए, चाहे पहले से पड़ा, चाहे इन्वेस्टमेंट बेचे, चाहे सिक्योरिटीज इशू करी, शेयर डिबेंचर बॉन्ड लोन लिया आपने कहीं से बैंक से, फर्स्ट चीज पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। देन हमारे पास चीज आती है, एक नेक्स्ट पैरामीटर आएगा राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या हुआ, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर मेरी किताबों में बेटा दिख रहा है फेस वैल्यू 100 का और मैं उन्हें रिडीम कर रहा हूं 105 पे, तो क्या मैं उन्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यस। कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 5 रुपए। वो जो एक्स्ट्रा 5 रुपए दे रहा हूं उसको बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अभी मेरे साथ सिर्फ चैप्टर का दायरा समझेंगे, वो धीरे धीरे चीजें आपकी सिंक में आनी शुरू हो जाएगी जब हम एंट्रीज वगैरह की बात करेंगे। तो जितना मैं उनको एक्स्ट्रा दूंगा ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, दैट इज नोन एज द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या वो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है, कंपनी के लिए नुकसान है, एक्स्ट्रा पैसा जेब से जा रहा है, तो हमने उसको राइट ऑफ करना है। तो ये कब होगा एप्लीकेबल, अगर वो किस पे रिडीम हो रहे बेटा, प्रीमियम पे, तभी ये आएगा मुद्दा। अब यहां पर आपके पास रोल आ गया थोड़ा सा, कहता है ये नुकसान है ना, इसको राइट ऑफ करना है। यहां पे आपके पास चैप्टर के अंदर एक उन्होंने प्रिजम्पशन लेके चल लिए कि ये राइट ऑफ कहां से करना है और हमने उसी को ध्यान में रखना है। कहता है अगर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई करती है विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस अंडर सेक्शन 133, तो उस केस में आपने सिर्फ प्रॉफिट्स को यूज करना है फॉर राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मतलब कि आप सिर्फ पीएनएल या जनरल रिजर्व को ही इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके राइट ऑफ के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। जब हम अपने पास सेक्शन 52 पढ़ते हैं बेटा कंपनीज एक्ट का, यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम को ना अलग अलग जगह पे यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, हमने बोनस शेयर्स में बात करी थी कि वो वहां पे यूज होता है फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए। फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह आपके पास होता है। ऐसे ही वहां पे यूज आता है फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड द डिबेंचर्स, कि उनके जो, क्योंकि जब पैसा आता है शेयर्स इशू करते हो प्रीमियम पे, जब एक्स्ट्रा पैसा आता है तो उस एक्स्ट्रा को कहां रखते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो कल को अगर जब वापस करोगे उनको ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, तो इसलिए बोल दिया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो उस नुकसान को। पर सेक्शन 52 की ही एक छोटी सी प्रोविजो है, वहीं पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट करके, कि इन केस कि अगर वो प्रिस्क्राइब्ड कंपनी और उसकी स्टेटमेंट्स कंप्लाई कर रही है विद द एएस, तो उस केस में कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती फॉर राइटिंग ऑफ के लिए। उस केस में उसे किसको यूज करना है, अपने प्रॉफिट्स को ही। तो प्रॉफिट्स में क्या आगे, पीएनएल जनरल, बट इसके फ्री रिजर्व, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं करेंगे। पर अगर कोई और कंपनी है फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो, पीएनएल को, फिर जनरल रिजर्व को। पर आपके पास अब हमारे लिए आया, हमने चैप्टर में क्या लेके चलना है। तो यहां पे आईसीआई ने बड़ा क्लियरली रख दिया बेटा कि हमारे हर क्वेश्चन में यही वाला केस है। तो हमारे क्वेश्चंस के लिए ये वाला केस है, ये वाला जब तक ना बोले तब तक हम नहीं लेंगे, बेसिकली तब तक हम अपने पास नहीं लेंगे इसको। यानी कि हमारे हर क्वेश्चन में क्या हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को कभी भी राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, आंसर इज नो। हमेशा कहां से राइट ऑफ करेंगे, पीएनएल से या जनरल रिजर्व से, अपना फ्री रिजर्व से। बेसिकली वी विल नेवर यूज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो मेरे लिए, हमारे लिए पॉइंट इसलिए बड़ा क्लियरली था अभी इसको बात करना, क्योंकि जब हम अपने पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे तो हमारे लिए जानना जरूरी है जो एक्स्ट्रा दिया। क्योंकि यहां पे बच्चा बोलता है सर हमने सेक्शन 52 पढ़ा, पर वहीं की प्रोविजन में ये बात बड़ी क्लियर लिखी है। और आईसीआई ने यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के लिए उन्होंने इस प्रिजम्पशन को बड़ा क्लियरली बोल दिया हम क्या लेके चल रहे हैं पूरे चैप्टर के लिए, सो दैट इट डज नॉट बिकम कंफ्यूजन एनी हाउ। एंड द थर्ड इज अ काइंड ऑफ अ लीगल रिक्वायरमेंट कमिंग आउट ऑफ सेक्शन नंबर 55, जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्रेफरेंसेस रिडीम करने, जैसे वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, हमने कहा था पार्टली पेड नहीं हो सकते, वैसे ही वहां पे कुछ बाहर के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, बाहर के लोग कौन है, आउटसाइडर्स,
मीन्स योर क्रेडिटर्स, मीन्स योर डिबेंचर होल्डर्स, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक यहां पे लीगल प्रोविजन डाली। कहते हैं अगर हम वैसे सोचते हैं कि कंपनी अगर कल को बंद होती है, जरा ध्यान सोचे हम लोग, तो क्या पैसा पहले बाहर वालों को देंगे कि शेयर होल्डर्स को देंगे? बाहर वालों को। और शेयर होल्डर्स में हम बोल देते हैं पहले प्रेफरेंस को फिर इक्विटी को, ठीक है ना। और बाहर वालों में आपके डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स वगैरह आगे। एग्जैक्ट सीक्वेंस हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो एक चैप्टर ग्रुप 2 में आप करते हो लिक्विडेशन, वो सिखाता है आपको। अब यहां पे आपने प्रेफरेंस होल्डर्स को पे ऑफ करा, रिडम्पशन कर दी उनकी, तो क्या पैसा कम हो गया हमारे लिए? यस। तो क्या बाहर के लोगों के लिए अभी हमारी मनी अवेलेबिलिटी कम हो गई? यस। तो मुझे उनकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन करनी है। ऐसा ना हो कि आपकी किताबों में ना अच्छे खासे प्रॉफिट्स पड़े हैं, आपने एक तो प्रेफरेंस शेयर्स को जो रिडीम करना था वो कर दिया, और दूसरा जो प्रॉफिट्स पड़े हैं वो भी शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांट दिए। इससे क्या हुआ, बाहर वालों के लिए तो कल को कुछ बचा ही नहीं ना कंपनी में। तो इसके लिए उन्होंने एक लीगल रिक्वायरमेंट डाली, किसके लिए? बाहर वालों की प्रोटेक्शन के लिए। कहता है हमने कुछ सीआरआर में भेजना है, तो हम यहां पे सीआरआर में भेजने की बात करेंगे, पर हम यहां ये समझने जा रहे हैं इस एग्जांपल के थ्रू, ये मैंने 3 केस बनाए हैं जिससे हमें यह समझ आएगा कि सीआरआर बनाते क्यों है। सीआरआर इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। याद होगा बोनस का एक चैप्टर जहां हमने बात की थी कि सीआरआर को सबसे पहले रेलिवेंस देते हैं। वो रेलिवेंस दे रहे बोनस के लिए क्योंकि उसका इकलौता यूज है। पर सीआरआर बनता कब है? सीआरआर बनता है जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं या इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो रही है ना इसमें। तो उन दोनों केसेस में हम बाहर वालों की प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाएंगे? सीआरआर। अब मैं बताने जा रहा हूं द लॉजिक बिहाइंड द सीआरआर, कि प्रोटेक्शन कैसे हो रही है इसके बनाने से। इसके बनाने से बाहर वालों को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? अल्टीमेटली लॉजिक हमारे पास होना चाहिए कि बाहर वालों को प्रोटेक्शन देनी है, तो सीआरआर का कंसेप्ट आया सेक्शन 55 में। द रीजन इज हाउ इट इज मेकिंग अ सिक्योरिटी। तो लेट्स से एक नॉर्मल सिनेरियो, पहले मैंने एक बैलेंस शीट ली, मैंने कहा सनरी एसेट 30 लाख है, शेयर कैपिटल पीएनएल क्रेडिटर्स है। मैं जनरल पूछना चाहते हैं हम भाई क्रेडिटर्स कितने टाइम सिक्योर्ड है, मतलब कितने गुना सिक्योर्ड है। तो मैं कहता हूं आज मेरे एसेट 30 लाख के हैं, वो बिक के 30 लाख आएंगे, कुछ नहीं बोल रहा, 30 लाख आएंगे। मैं अगर ये मान लेता हूं कि ये जो मेरे प्रॉफिट्स पड़े हैं इनको मैं सारे का सारा अगर डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ना, मोस्ट आपके पास सिनेरियो, अगर मैं 10 लाख का 10 लाख जो प्रॉफिट्स पड़े हैं उसे डिविडेंड के तौर पे बांट सकता हूं। तो जब इसे बांट दूंगा तो मेरे पास कितने पैसे बच जाएंगे कंपनी में? 20 लाख। और मुझे क्रेडिटर्स को कितने देने हैं? 10 लाख। तो मेरे एक तरीके से क्रेडिटर्स 2 गुना सिक्योर्ड है, क्योंकि उनके लिए पैसा कितना बचेगा कल को? इन द वर्स्ट सिनेरियो 30 लाख एसेट बेच के आ रहा है, प्रॉफिट्स आप मैक्सिमम कितने बांट सकते हो? 10 लाख। तो और उनको देने कितने हैं? 10 लाख रुपए। सो दे आर सिक्योर्ड 2 टाइम्स। ये हमारा इस पे है, हमारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाते हैं, देखो अगर तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता फिर तो और पैसा बच जाएगा, पर हम बात करें मिनिमम टू मिनिमम आपकी सिक्योरिटी कितने टाइम्स है एक बार के लिए, ठीक है ना। नाउ कमिंग अ सिनेरियो, लेट्स से ये सेम चीज हमारे पास बायबैक हम बोल देते इक्विटी में या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बात एक ही है। मैं कहता हूं मैंने बायबैक करे इक्विटी शेयर बोल देते या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमने 2 लाख के करे और हमने कोई सीआरआर नहीं बनाया। अभी हम बात करने जा रहे कुछ नहीं है। अब मेरे एसेट 2 लाख से कम हो गए, क्योंकि जब उनको पैसा वापस दिया तो 2 लाख पैसा कम हो गया, और 2 लाख से मेरी कैपिटल कम होगी। तो मेरा बैलेंस शीट का स्टेटस कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। नाउ इफ आई सी नाउ, मेरे क्रेडिटर सब कितने गुना सिक्योर्ड है? मेरे पास पैसे कितने पड़े अब? 28 लाख। मैं डिविडेंड मैक्सिमम कितना बांट सकता हूं? 10 लाख। और मैंने क्रेडिटर्स को कितना देना है? 10 लाख। तो मेरे 1.8 टाइम्स वो सिक्योर्ड है। क्या उनकी सिक्योरिटी कम हो गई बिकॉज ऑफ द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स? द आंसर इज यस बेटा। व्हाई सो? बिकॉज नाउ यू हैव लेस मनी अवेलेबल फॉर द आउटसाइडर्स, बिकॉज आपने पैसा रिडीम कर दिया। तो और जो प्रॉफिट बचे हुए हैं वो भी आप अगर सारा बांट दोगे तो उनके लिए तो पैसा और कम हो जाएगा, तो उनके लिए तो पैसा और कम हो जाएगा बाहर वालों के लिए। सो दैट्स व्हाई देयर कम अ लीगल प्रोविजन ऑफ क्रिएटिंग अ सीआरआर। तो उन्होंने क्या बोला, सेक्शन 55 ने कहता है कि आपने बायबैक या रिडम्पशन की जब बात आ रही है 2 लाख की, देखो सेक्शन 55 बताता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक के लिए सेक्शन 68 है जो ग्रुप 2 में करते हैं वो बोलता है, मतलब वो मैंने बायबैक ऑब्लिक रिडम्पशन इसलिए लिख दिया, लॉजिक इज सेम, प्रो प्रोटेक्शन ऑफ द आउटसाइडर्स। तो यहां पे मैं क्या करूंगा,
जितने की मैंने रिडम्पशन करी, भाई मैं उस वर्ड्स को और आपके सामने पॉलिश करता जाऊंगा वर्ड्स को ना। अभी के लिए मैंने बोला जितनी फेस वैल्यू की हमने रिडम्पशन करी, 2 लाख की करी, मैं 2 लाख रुपए कहां भेज दूंगा बेटा, सीआरआर में। और कहां से भेज दूंगा, अपने प्रॉफिट्स में से। तो यहां से प्रॉफिट से जो मेरे फ्री रिजर्व्स पड़े हैं, जिनको मैं डिविडेंड के तौर पे बांट सकता था, उनको मैंने ब्लॉक कर दिया, उनको मैंने ब्लॉक कर दिया। तो इस 10 लाख के प्रॉफिट्स में से मैं 2 लाख अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा किसमें, सीआरआर में। और सीआरआर को मैं डिविडेंड के तौर पे बांट नहीं सकता, तो इससे क्या होगा, मैं मैक्सिमम अब जो डिविडेंड बांट सकूंगा वो बांट सकूंगा सिर्फ 8 लाख। तो होगा क्या, 28 लाख के एसेट्स है, 8 लाख की मैक्सिमम डिविडेंड बांट सकते हो, और 10 लाख के आपके क्रेडिटर्स। क्या आपके क्रेडिटर्स 2 गुना सिक्योर्ड फिर से हो गए, यस, जो बायबैक या रिडम्पशन के इवेंट से पहले थे, उस इवेंट से पहले थे। तो हुआ क्या, हमने अपने प्रॉफिट्स को ना ब्लॉक कर दिया, जिससे कि एक तरीके की उन लोगों को, आउटसाइडर्स को एक प्रोटेक्शन मिल गई कि ये ना हो कंपनी ने एक तो रिडम्पशन भी कर दी और कंपनी जो बाकी शेयर होल्डर्स है उन्हें डिविडेंड भी बांट दे, तो भाई हमारे लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने क्या कहा, हमने ये बोला कि आप अपने पास सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर कर दो, जिससे क्या होगा, जिससे होगा क्या कि आपने करना क्या है, आपके प्रॉफिट ब्लॉक हो गए, आप कल को इसे डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। और सीआरआर किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है कल को, सिर्फ बोनस शेयर्स देने के लिए। सीआरआर का इकलौता यूज है। जब सेक्शन 63 पढ़ा जाता है बोनस शेयर्स का, जो हमने चैप्टर किया था, वहां क्या लिखा है कि सीआरआर को हम सबसे पहले रेलेवेंस देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि उसका यूज ही एक है। तो जब उसका यूज आएगा वो फिर से कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो डिविडेंड के लिए यूज नहीं हो पाएगा ना, अल्टीमेटली मैं उसे बांट नहीं सकता, तो ब्लॉक कर दिया उतना पैसा, तो इसलिए पैसा कम बांट सकूंगा बाहर वालों शेयर होल्डर्स को, तो बाहर वालों के लिए पैसा बच गया इतना। सो इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन किसको, टू द आउटसाइडर। तो दैट्स व्हाई सीआरआर इज क्रिएटेड। अब मैं आऊंगा सीआरआर पे बनता कितना है। नाउ यहां पे हमने कहा कि सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करना, 3 मेरे मुद्दे हैं, अभी मैं इसको और डिटेल में बात करूंगा। एक पैसा होना चाहिए, एक प्रीमियम और डम्पशन जो है आपके पास, वो क्या करना है, राइट ऑफ, अगर प्रीमियम पे रिडीम करें, जो कहां से ही करेंगे अपने क्वेश्चन में, फ्री रिजर्व से, पीएनएल से या जनरल रिजर्व वगैरह से। और एक लीगल रिक्वायरमेंट है ट्रांसफर टू सीआरआर। कहता है कि जो आपके पास, हमने यहां पे बात करी प्रोटेक्शन देने की, तो हम यहां प्रोटेक्शन जब देने जा रहे हैं सेक्शन 55 की, तो कहता है आप सीआरआर में ट्रांसफर कर दो या उतनी ही फेस वैल्यू के नए शेयर इश्यू कर दो। देखो हमें बिजनेस से पैसा गया, कैपिटल कम हुई, या तो आप ये करो कि उतनी ही फेस वैल्यू की कैपिटल और इश्यू कर दो, तो फिर से कैपिटल कन्वर्ट हो गई, तो पैसा आ गया, या आप उतना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। वी जस्ट हैव टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द आउटसाइडर्स। सो ईदर यू इशू दी शेयर्स, जिनकी ऑब्वियसली आउटसाइडर्स के बाद रेलिवेंस आएगा, नंबर बाद में आएगा, ठीक है ना, तो उनको प्रोटेक्शन एक तरीके से मिलेगी, पैसा आ गया और उनका नंबर बाद में रहेगा। तो आपने जितने फेस वैल्यू के शेयर्स रिडीम करे, उतनी फेस वैल्यू के शेयर या तो इश्यू कर दो, या आप क्या करो अपने पास सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। तो लीगल रिक्वायरमेंट जो है ना, ट्रांसफर टू सीआरआर, जो मैंने यहां पे बात करी, यहां पे सीआरआर में करना है या फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करना है, या फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करना है। तो इससे क्या मिलेगी उनको, प्रोटेक्शन। तो इफाई से अभी चलो हम अपने पास यहीं पे बात करते हैं। हमने अमाउंट सीआरआर में बेटा भेजना कितना है, हमने अमाउंट सीआरआर में भेजना कितना है, जैसे मैंने कहा जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, उसमें से जितनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स इश्यू कर दिए, वो माइनस करके बाकी अमाउंट कहां जाएगा, ये अब सीआरआर। अब मैं एग्जांपल कराऊंगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद मी द कंसेप्ट पोर्शन। द कंसेप्ट सेज आपके पास हमें प्रोटेक्शन देनी है बाहर वालों को, सेक्शन 55 कह रहा है आपने प्रोटेक्शन देनी है आउटसाइडर्स को। तो कैसे दोगे, जितनी फेस वैल्यू के आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, या तो उतनी फेस वैल्यू के नए शेयर इश्यू कर दो, नए शेयर इश्यू कर दो, या आप अपने पास क्या करो सीआरआर में अमाउंट भेज दो, क्योंकि फ्रेश शेयर्स इश्यू करने से पैसा आ गया और कैपिटल का नंबर बाद में लगेगा। और या आप सीआरआर में भेज दोगे तो आप प्रॉफिट्स कल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, तो ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने से या कैपिटल आने से एटलीस्ट क्या होगा,
कि बाहर वालों को उतने ही टाइम्स ऑफ सिक्योरिटी मिल गई, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, या प्रॉफिट ब्लॉक कर दो कि बांट ना सके डिविडेंड, या उतना पैसा कैपिटल का और रेस कर दो। तो वो आपको करना पड़ेगा अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने जा रहे हो, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने जा रहे हो। तो हमारे पास यहां पे जब हम बात करते हैं कि रिडम्पशन की, हम बोलते हैं रिडम्पशन दो तरीके से हो गई, या तो आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है शेयर्स इशू करो। अब शेयर्स में क्या, या तो इक्विटी या प्रेफरेंस। क्या यहां पे डिबेंचर लिखा? नहीं। तो यहां पे डिबेंचर बॉन्ड नहीं है, मतलब जो मैं सीआरआर के लिए चेक कर रहा हूं, कंप्लायंस के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आउटसाइडर्स के लिए, वहां पे मैंने क्या बोला, या तो फ्रेश शेयर्स इशू करो या सीआरआर में भेजो। तो आउट ऑफ कैपिटल हो गया या आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट्स को, मतलब कहां भेज दो, सीआरआर में, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो एंट्री क्या डालेगी बेटा, फ्री रिजर्व टू सीआरआर। और फ्री रिजर्व कौन से हो गए, जनरल रिजर्व वगैरह आपके पास आ गए, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल। तो फ्री रिजर्व मींस दोज व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, एग्जांपल जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल। तो और सीआरआर को किसके लिए यूज कर सकते हो, क्या सीआरआर से डिविडेंड बांट सकते हो? नहीं, अल्टीमेटली मकसद ही हुआ है ना, फ्री रिजर्व से बांट सकते हो, तो ब्लॉक कर दिया उसे, ताकि प्रोटेक्शन मिल जाएगी बाहर वालों को। इसे यूटिलाइज कर सकते हैं किसके लिए, सिर्फ फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए। बोनस शेयर्स में बात करी थी, सेक्शन 63 बोलता है इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ द लॉसेज या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये फ्री रिजर्व नहीं है कि इससे आप लॉसेज वगैरह राइट ऑफ करो, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, जिसका यूज क्या है, आपका बोनस शेयर देना। मतलब बेसिकली क्या है, हमारा मकसद है टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। हमने जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे, या तो उतनी कैपिटल फिर से लिया दो बिजनेस में, या उतना अमाउंट ब्लॉक कर दो प्रॉफिट्स का, ताकि उसे कहां भेज दो, सीआरआर में, ठीक है ना। तो ब्लॉक हो जाएगा आपके पास, जिससे एक क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगी टू द आउटसाइडर, ठीक है ना। नाउ हमारे पास एक छोटा सा यहां पे एग्जांपल देखते, फिर हम और करेंगे अभी चीजों की डिस्कशन। लेट से मैं कहता हूं मैंने 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला प्रेफरेंस से रिडीम करने जा रहा हूं 10 रुपए पे, तो 110 पे करने जा रहा हूं, मैं 110 पे रिडीम करूंगा। अब मेरे पास मुझे बताना है कि मैं सीआरआर में कितना भेजूंगा, मुझे बताना है मेरे को पैसे कितने चाहिए देने के लिए, 100। देखो मनी अवेलेबिलिटी जहां मर्जी से पैसा लाऊं, उसके लिए लोन लूं, इन्वेस्टमेंट बेचूं, फिक्स एसेट बेचूं, डिवेंचर इशू करूं, शेयर इशू करूं, जहां मर्जी से पैसा लाऊं, वो 110 चाहिए, वो अलग मुद्दा है। पर सेक्शन 55 की लीगल रिक्वायरमेंट के लिए मुझे 100 को देखना है, 110 को देखना है, 100 को देखना, मुझे कैपिटल की वैल्यू को देखना है जो कि 100 है। अब मुझे यानी कि कैपिटल को देखना है विच इज 100 रुपए को ही देखना है इन बोथ द केसेस। लेट से मैं कहता हूं मैंने पहले केस में शेयर इशू करा 60 वाला 60 में ही, 60 रुपीज के फेस वैल्यू का 60 में इशू किया, तो क्या सीआरआर में भेजूंगा? हमने क्या कहा था, जितनी फेस वैल्यू के शेयर इशू करें, वहां पे ये नहीं है, ये नहीं देखना, ये पैसा देना है। पर सेक्शन 55 के लिए क्या देखना है, फेस वैल्यू। जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस रिडीम करे माइनस जितनी फेस वैल्यू के शेयर्स इशू करे। तो 100 रुपए को किससे कंपेयर करना है, 60 से। तो 100 में से अगर 60 के तो शेयर ही आगे फेस वैल्यू के, तो बाकी सीआरआर में कितना भेजोगे, 40 रुपए। अगले केस में 100 रुपए देखना था, अब 60 वाला शेयर 10% प्रीमियम 66 पे इशू किया। अब सीआरआर के लिए 66 देखोगे कि 60 देखोगे, सीआरआर के लिए अगेन 60 देखोगे बेटा। अभी क्या बोला मैंने, आपने प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर का, नए शेयर प्रीमियम पे इशू करे, उसका कोई मेरे लिए लीगल रिक्वायरमेंट 55 के लिए नहीं है। सीआरआर के पर्पस के लिए किसको देखना है, फेस वैल्यू को। कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे माइनस कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करे, उतना अमाउंट हम भेजेंगे कहां पे, सीआरआर में। यह बात हमारे लिए बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मैंने पैसा देना है 110, मेरे पास पैसा इशू करके आएगा 66 केस 2 में, डज नॉट मैटर। लीगल रिक्वायरमेंट के लिए हमें किसको देखना है, फेस वैल्यू को, ठीक है ना। तभी आपके पास मैंने यहां पे बड़ा क्लियरली लिखा था, अगर आपको देखा हो यहां पे बड़ा क्लियर भी था, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। तो मेरे लिए दोनों जगह नॉमिनल वैल्यू ही मुझे देखनी है, मेरे लिए अपने पास रिडम्पशन वैल्यू की रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट के लिए सीआरआर में कितना भेजना है। अगर मैंने फ्रेश शेयर इशू ना करे होते तो पूरा 100 ही भेजता। 100 रुपए इकट्ठा करना है, चाहे शेयर इशू करके करूं चाहे सीआरआर में भेज के करूं, बात तो क्लियर है ना,
उसमें तो कोई डाउट नहीं है हमारे पास। नाउ हमारे पास इफ बेटा वी गो टू द एंट्रीज पार्ट जो हम यहां पे करेंगे, अब मैं कुछ एग्जांपल सीआरआर वाले की बात भी करूंगा और अभी डिटेल में हम करते रहेंगे। चलो, तो हमारे पास यहां पे एंट्रीज क्या डल सकती है? अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने क्या कहा था, फुली पेड होने चाहिए कि पार्टली पेड भी रिडीम कर सकते हो? फुली पेड। अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप है तो पहले क्या करूंगा, उनसे फाइनल कॉल मंगाऊंगा, पहले फुली पेड अप करूंगा। तो मेरी फाइनल कॉल ड्यू हुई, अगर वो पार्टली पेड अप है, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, तो क्या इससे वो फुली पेड अप हो गए? यस। ये रेयरेस्ट क्वेश्चन में आएगी बात। फिर आया जब हमने कुछ नए शेयर्स इशू करे उनके रिडम्पशन के लिए। अब वो नए शेयर इशू करे, डिवेंचर इशू करे, इन्वेस्टमेंट बेची, बैंक से लोन लिया, जहां मर्जी से है, पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है ताकि उनको रिडीम कर सकूं 110 रुपए, 100 के बदले 100 रुपए। तो अगर शेयर इशू करे बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट्स बेची तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स या करंट एसेट बेचे, प्रॉफिट आया या लॉस आया कहां चला जाएगा बेटा? पीएनएल में। प्रॉफिट आया तो भी पीएनएल में, लॉस आया तो भी पीएनएल में। अब जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो मेरी किताब में प्रेफरेंस शेयर कितने में दिख रहा है बेटा? 100 रुपए पे फेस वैल्यू पे। उसका बैलेंस है क्रेडिट, उसका बैलेंस है क्रेडिट, तो उसको डेबिट करूंगा ताकि वो क्या हो जाएगा? ड्यू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कर दिया मैंने डेबिट विद फेस वैल्यू। जितना मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं उसे क्या बोलता हूं? प्रीमियम रिडम्पशन, दैट इज द एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। और ये हो गया टोटल अमाउंट ड्यू जो उनको देना है। अगर बेटा 100 के बदले 100 ही देने हैं फिर तो प्रीमियम रिडम्पशन आएगा नहीं। 100 के बदले 110 देने तो 10 रुपए प्रीमियम रिडम्पशन आएगा। जो मेरा फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, तो वो डेबिट है आपके पास। तो अब हमारे पास क्या करना है? एक तो प्रेफरेंस होल्डर्स को ड्यू किया और उनको पे कर दिया, चाहे 110 है चाहे 100 है, जो भी केस बना, चाहे 100 है चाहे 110 है। वो जो एंट्री डाली वो ड्यू की डली, यहां पेमेंट की डल गई। जब पैसा आता है तो एंट्री क्या डालते हो? जैसे बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डालते हो ना, यहां उल्टी होगी। पर जब भी हम पेमेंट करते हैं ना तो हम पहले ड्यू की एंट्री दिखाए थे नाम से और फिर पे करके दिखाए थे, तो दो एंट्रीज में स्प्लिट होगा। फिर मेरी अब दो चीजें रहेगी, एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मेरा नुकसान है उसे राइट ऑफ करना है, और हमारे चैप्टर के लिए हमने किससे राइट ऑफ करना है बेटा? प्रॉफिट से। हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं करेंगे, मैंने कहा था। तो हमारा जब सोर्सिंग द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए किस किस को यूज करना है? पीएनएल और जनरल को। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर, तो हम इस्तेमाल किसको करेंगे? पीएनएल। पीएनएल नहीं है तो जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व को बेसिकली टू आपके पास प्रीमियम रिडम्पशन। और फिर आगे लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 55 की, जो क्या बोलता है? जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस से रिडीम करे माइनस जितनी फेस वैल्यू के अगर शेयर इशू कर दिए तो माइनस कर दो, बाकी अमाउंट कहां भेजना है? शेयर में। इससे होगा क्या? प्रोटेक्शन मिल जाएगी टू द आउटसाइडर्स। सेक्शन 55 का मेन मकसद क्या डालने का? कितना अमाउंट सीआरआर में जा रहा है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ एनी फ्रेश इशू ऑफ शेयर। तो वो फ्री रिजर्व से ट्रांसफर हो गया जनरल रिजर्व, पीएनएल या कोई और अगर फ्री रिजर्व क्वेश्चन दे रहा है, टू सीआरआर। ये हमारे सेक्शन 55 की लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास आ गया। ठीक है जी, ये बात। तो हमारे पास अल्टीमेटली गिने चुना यही चीज है, इसमें और छोटे छोटे पॉइंट्स में ऐड ऑन करते जाऊंगा। मेन मकसद यही है, एक है मनी अवेलेबिलिटी, पैसा जहां मर्जी चला रहे हो। एक है प्रीमियम रिडम्पशन, अगर है तो उसे राइट ऑफ करना है, पीएनएल या जनरल से सिक्योरिटी में यूज नहीं करना। और एक है कि आपके पास सीआरआर की लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई हमारे पास। नाउ छोटे से ये केसेस है, अभी जरा एग्जांपल है, तो जरा यहां पे आते हैं, मुझे जरा बताएंगे सीआरआर में कितना पैसा जाना है। इसमें सिंपली आपने मुझे बताना है हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो ये आपके पास आपकी बुक में ही, नोट्स में ही आपके पास है बेटा। एग्जांपल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए, प्रीमियम रिडम्पशन है 10%, तो मैं 10% प्रीमियम पे रिडीम करने जा रहा हूं। मैंने फ्रेश इशू करे 15,000 शेयर 10 वाले 10% प्रीमियम पे, और 200 डिवेंचर भी इशू करे 100 पे। तो अगर मैं देखूं, मैंने देना जो पैसा है वो देना 2 लाख के बदले 2,20,000, 2 लाख के बदले 2,20,000। अब मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो तो एक आ रहा है 15,000 शेयर 11 रुपए भी इशू करे, और एक 200 डिवेंचर भी इशू करे 100 वाले। हो सकता है बाकी पैसा मेरे पास पहले से ही पड़ा होगा, मतलब पड़ा होगा। मेरा बस आपने सिर्फ ये बताना है मुझे सीआरआर में कितना भेज रहा है फॉर सेक्शन 55 लीगल रिक्वायरमेंट। क्या 2 लाख लूंगा कि 2,20,000 लूंगा बेटा?
2 लाख। कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस रिडीम करे? 2 लाख माइनस